फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्फीयर है, रेडियस r, मेटल है, उसके ऊपर हमने रेडिएशन गिराया है वेवलेंथ लैम्डा का। पहला ऑप्शन मैक्सिमम पोटेंशियल गेन। अब हमको पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होती है, hc/λ माइनस वर्क फंक्शन। नॉर्मली यही होती है, लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ से तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि ये क्या है कंडक्टर, तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, यूनिफॉर्म। भले ही कहीं से निकले वो अपने आप यूनिफॉर्म हो जाएगा, ताकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो। अब देखो इसका मतलब इस पे क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा पोटेंशियल आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को इस वर्क फंक्शन के अलावा एक और पोटेंशियल को कवर करना पड़ेगा। वो कौन सा होगा, E इंटू V नॉट। V नॉट क्या है, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, इसको भी कवर करना पड़ेगा। तो hc/λ माइनस 5 प्लस V नॉट। वर्क फंक्शन तो निकालना ही है, सरफेस से निकालने में जो चाहिए वो तो है ही, प्लस इसके अगेंस्ट भी वर्णन करना पड़ेगा, तो इनका कॉम्बिनेशन हमको देगा, ठीक है ना। अब पहला ऑप्शन में हमें निकालना है मैक्सिमम जो पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस होगा। अब तुमको पता है मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो कब होगा, जब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो Vc स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तुमको पता है E इंटू Vs कितना होता है, hν माइनस 5। मतलब कि सिंपली ये बोल सकता हूँ कि Ms कितना हो जाए, जीरो। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना होना चाहिए, जीरो। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आ गई, देखो EVS जो हमारा, अगर मैं स्टॉपिंग बोल दूं V नॉट को तो ये वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। तो ये जो है सिर्फ म्यू मतलब कि लैम्डा और 5 पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। ये डिफरेंट है नॉर्मल हमारे इफेक्ट से, बिकॉज नॉर्मल इफेक्ट में पोटेंशियल अलग तरीके से आता है, इसमें चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से आता है। ऑप्शन बी क्या है, नेट पॉजिटिव चार्ज अपीयरिंग ऑन स्फीयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम बाद में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब तुमको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा इस फॉर्मूले से, लेकिन उसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, स्फीयर से kq/r, ठीक है ना। अब तुमको पता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड नहीं कर रहा किसी चीज पे, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, म्यू और 5 पे, वो कांस्टेंट है, ठीक। तो ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, k भी क्या है, कांस्टेंट, तो q/r भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, q r पे डिपेंड कर रहा है ना, q/r कांस्टेंट है, तो r बढ़ेगा तो q भी बढ़ेगा, तो q इज डिपेंडेंट, तो b भी क्या हो गया, सही। ऑप्शन सी देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, उसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखी है यहाँ पर। अब देखो hc/λ कांस्टेंट है, जो एनर्जी आ रही है, वर्क फंक्शन जो कि मेटल रेजिस्ट कर रहा है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये वैल्यू जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि V नॉट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब चार्ज जीरो है, V कितना है, जीरो, धीरे धीरे चार्ज बढ़ेगा तो इसके पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम घटेगी ना। एक्चुअल में क्या है ना, स्टार्टिंग में उसकी लड़ाई किससे है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से नहीं है ना, मतलब इससे सिर्फ 5 से, लेकिन धीरे धीरे कौन सामने आ रहा है, इसका पोटेंशियल भी आ रहा है, वो चार्ज बढ़ रहा है तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, कमजोर होता जाएगा। तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इनिशियली विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब देखो मोस्ट एनर्जेटिक जो है, ठीक है ना, इनिशियली ये कितना होगा, जीरो। तो इनिशियली k मैक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा और 5 पे, r पे डिपेंड नहीं कर रहा, बाद में कर रहा होगा, तो ABCD चारों क्या होगा, सही, ठीक है। सेकंड का पहला स्टेटमेंट, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, स्क्रू गेज की इंक्रीज होगी अगर हम डिवीजन इंक्रीज कर दें। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान रखना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी इंप्रूव करना है ना, तो उसका लीस्ट काउंट को इंक्रीज कर दो, क्या डिक्रीज कर दो, इंक्रीज या डिक्रीज, कम करना है ना। जैसे मान लो एक बंदे की हाइट है 1.7134 मीटर्स,
तो अगर तुम्हारा लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है तुम ना भी नहीं पाओगे, क्या ना सकते हो 1.7 मैक्सिमम। तो जितना छोटा तुम्हारा लीस्ट काउंट होगा उतना तुम अच्छा ना पाओगे ना। जैसे मान लो कोई रेस हो रही है ओलंपिक में और गैप है मान लो 0.00005 सेकंड का, क्या नॉर्मल घड़ी से ना पाओगे? नहीं, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट क्या है 1 सेकंड। हमें क्या चाहिए? इसका लीस्ट काउंट बहुत ज्यादा कम हो। तो सिंपल प्रिंसिपल क्या है, लीस्ट काउंट जितना कम उतनी एक्यूरेसी ज्यादा। अब पहला ऑप्शन देखो, स्क्रू गेज की बात कर रहा है। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। अब देखो इसने बोला है कि नंबर ऑफ डिवीजन इंक्रीज कर रहा है ना, तो लीस्ट काउंट क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। तो हमारा काम सही हो रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया? सही हो, इंप्रूव हो रहा है ना एक्यूरेसी। हाँ, ऑप्शन बी देखो, अगर n MSD इक्वल टू n प्लस m VSD है तो एक्यूरेसी अगर इंक्रीज करना है तो m को डिक्रीज करना है। ये बहुत सिंपल है। लीस्ट काउंट क्या होता है वर्डर का? MSD माइनस VSD। ये होता है ना 1 MSD माइनस 1 VSD। और तुम क्या देखा है? n MSD इक्वल टू n प्लस m VSD। इसको यहाँ पुट करना, इसको 1 VSD को पुट करना, सिंप्लीफाई करना, तुम्हारा ऐसा फंक्शन बनेगा कुछ n प्लस m डिवाइड बाई m इंटू MSD। लीस्ट काउंट का ये फंक्शन बनता है, ठीक है। इसको मैं m से डिवाइड कर देता हूँ तो ये 1 हो गया, ये n बाई m हो गया और ये भी 1 हो गया। अब तुम ऑब्वियसली सोच सकते हो m को अगर तुम इंक्रीज, m अगर छोटा है तो क्या होगा, किस तरह से ये फंक्शन वेरी करेगा। शायद ये फंक्शन उल्टा आ रहा है, m नीचे आ रहा है, n बाई n प्लस m। जैसे भी आएगा फंक्शन इस तरह से बन रहा है, ऊपर 1 आ जाएगा, ये n बाई m और ये प्लस 1, ये फंक्शन बन रहा होगा। अगर m जो है छोटा होगा तो ये क्या होगा? बड़ा। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? छोटा। उससे भी क्या हो जाएगी? एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। तो ध्यान रखना ये फंक्शन बन रहा है, एक बार चेक कर लेना, बस कैलकुलेशन है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है कि लीस्ट काउंट क्या होना चाहिए? मिनिमम। ऑप्शन सी और डी सेम टाइप के ही हैं, एक सही है, गलत है। देखो तुमको पता है कि जीरो एरर क्या होती है कि जब हम कोई भी रीडिंग नहीं ले रहे हैं तब कितना रीडिंग आ रहा है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो वो डिपेंड थोड़ा ना करता तुम रीडिंग कितनी बार भी लो, हमेशा वो रीडिंग क्या रहेगी? प्रेजेंट। इसको तुम बहुत इजीली समझ सकते हो। जैसे मान लो कोई स्प्रिंग बैलेंस है, वेइंग बैलेंस है, वेट नाप रहे हैं, अगर मान लो उसमें कुछ खराबी है तुम कितनी बार ही वेट नाप लो, खराबी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इसीलिए डी सही है, सी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी ही रीडिंग ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड ये हो गया, इजी क्वेश्चन है सेकंड, ठीक है। थर्ड में देखो, सेल्फ इंडेक्स दे रखी है L1 2 8 और L2 2। करंट फर्स्ट कॉइल और सेकंड कॉइल में सेम रेट से इंक्रीज कर रहे हैं और पावर किसी इंस्टेंट पे सेम है, तो हमें सब चीजों का रेशियो निकालना है, ठीक है। पावर बेसिकली क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट। किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है? L इंटू di/dt इंटू I। इसने खुद ने बोल दिया है कि दोनों इंडक्टर्स में di/dt कितना है? सेम। और किसी इंस्टेंट पे पावर भी क्या है? सेम। तो मतलब L इंटू I भी क्या होगा? सेम। तो मतलब कि L1 इंटू I1 इक्वल टू L2, ठीक है। अब इजी है, देखो I1 बाई I2 कितना आ रहा है? L2 बाई L1 दैट इज 1/4। ऑप्शन 1 सही है तो ऑप्शन 2 अपने आप क्या हो गया? गलत। ऑप्शन 3 है W क्या है? एनर्जी, वो हो जाएगा हाफ L I1 स्क्वायर अपॉन हाफ L2 I2 स्क्वायर। ये कट गया। अब देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, L1 I1 लिख देता हूँ नीचे, ऊपर L2 I2 कट जाएगा, फिर क्या बचेगा? I1 बाई I2 तो इक्वल है, तुमको पता ही ये भी ऑप्शन सेम बन गया। और V2 बाई V1 सिंपल सा है, देखो तुमको पता है कि पावर सेम है, तो V2 बाई V1 क्या होगा? I1 बाई I2। V इंटू I अगर कांस्टेंट है तो ये भी हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये होना चाहिए। फोर्थ वाले में बबल, रेडियस r, डेंसिटी रो, सरफेस टेंशन T और हाइट h और कुछ दिया, प्रेशर P0 है
और विस्कोसिटी भी दे रखी है इसकी ईटा, ठीक है ना। रेस्ट है और हमको डेंसिटी ऑफ एयर नेग्लेक्ट करनी है। इसका मतलब क्या, इसके अंदर जो वेट भरा हुआ है उसको हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट। तो सिर्फ कौन से फोर्सेस आएंगे, तो फोर्स ऑफ बायनेंसी और फोर्स ऑफ कौन सा, विस्कोसिटी, तो बैलेंस करना है। पहले ऑप्शन में तो प्रेशर निकालना है ना, तो इजी है। देखो यहाँ प्रेशर पी नॉट है, एच नीचे आओगे कितना होगा, पी नॉट प्लस रो टी एच, अंदर जाओगे कितना आएगा, प्लस टू टी बाई आर। और अब वेलोसिटी की बात कर रहा है, दो ऑप्शंस में वेलोसिटी निकाल लेते हैं। कौन कौन से फोर्स आते हैं देखो, एक तो आएगा फोर्स ऑफ बायनेंसी, ऊपर आएगा ऑब्वियसली कितना आएगा, रो ऑफ लिक्विड, क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस लेते हैं ना, तो रो इनटू वॉल्यूम कितनी आएगी इसकी, 4π/3 r क्यूब इनटू जी। और विस्कोसिटी का फोर्स कितना आएगा, 6π r v। अगर ये फोर्स नीचे आ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी क्या रही होगी, ऊपर, ठीक है। हाँ ये फोर्स नहीं पता, बायनेंसी का फोर्स ऊपर आएगा तो उसका सीधे नीचे आना पड़ेगा, अदरवाइज बैलेंस कैसे होगा फोर्सेस। इसने बोला है वहां पर व्हेन एट द इंस्टेंट व्हेन फोर्सेस बिकम्स जीरो। तो अगर दो फोर्सेस को जीरो होना है, देखो विस्कोसिटी ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन बायनेंसी कभी नीचे नहीं हो सकता, तो ये ऊपर है तो ये नीचे होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये नीचे है तो वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली ऊपर ही होगी, ठीक है। अब बैलेंस कर दो इसको, रो 4π/3 r क्यूब g इक्वल टू 6π r v। अब काट पाट लेना, जो v है वो ऑप्शन में दिया हुआ वही आ जा रहा होगा, तुम्हारा ऑप्शन सी भी सही है। अब देखो बी और डी पे देखते हैं। एज स्फीयर मूव्स अप, ये तो खुद ने ही बोल दिया ऑप्शन में भी, देखो ऊपर ही जा रहा है, वैसे भी जाना भी चाहिए। एज स्फीयर मूव्स अप रेडियस विल चेंज। कैसे, देखो तुमको पता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हाइट क्या होगी, कम, तो प्रेशर क्या होगा इसके अंदर वाला, कम। अब तुमको पता है कि ऐसे प्रोसेस में हम टेम्परेचर क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट मानते हैं तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। अब प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अगर ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इंक्रीज, मतलब रेडियस क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो ऑप्शन डी सही है। और अब देखो तुमको पता है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मतलब कि रेडियस चेंज हो रहा है, और रेडियस चेंज हो रहा है तो जो फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी का वो भी डिपेंड कर रहा है उस फंक्शन पे, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है ना। वैसे ये एम्बिगुअस है, एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा सिचुएशन बनाना बहुत मुश्किल है जैसा इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ लॉ से सॉल्व करना है, ज्यादा इमेजिन नहीं करना है। लॉ के हिसाब से सिंपली आंसर आ जा रहा है, ठीक है। 5 के अंदर वेसल है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, प्रेशर पी नॉट यूनिफॉर्म है एटमॉस्फेरिक, ठीक है, और स्प्रिंग बैलेंस कर रही है इसको। अब देखो इसका रेडियस आ रहा है, बेस का 2r है, हम इसका पहले ऑप्शंस छोड़ लो, नेट फोर्स बैलेंस कर लेते हैं। इसने खुद ने बोला फोर्स जीरो है, नेट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो हम पहले इक्विलिब्रियम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इस सब्जेक्ट का पूरा सिस्टम मान लो, देखो जो प्रेशर आ रहा है एयर का, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बैलेंस आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। एक ऊपर से आएगा और एक नीचे से आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा इसका वेट आएगा और एक स्प्रिंग का फोर्स आएगा। अब देखो इसका नीचे फोर्स कितना आ गया, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका ऊपर आएगा पी नॉट इंटू 4πr स्क्वायर, ठीक है ना, रेडियस 2r है। तो उसके अलावा इसका वेट आएगा लिक्विड का, और स्प्रिंग का डिपेंड करता है mg कितना है, ध्यान रखना ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि इनके रेस्पेक्ट में mg की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। kx मैंने ऊपर मान लिया, वैसे भी हमें ऑप्शन निकालने नहीं, कैलकुलेट नहीं करना। ये चारों मीटर क्या हो रहे होंगे, जीरो। ऑप्शन 1 देखो, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल। लिक्विड ने बॉटम पे कितना लगाया होगा, कितना, जितना बॉटम ने लिक्विड पे लगाया होगा, कितना, P0 × 4πr²। क्या ये फोर्स रीडिंग ऑफ स्प्रिंग के बराबर है,
है कि ना, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग किससे आ रही है, सारे फोर्सेस के बैलेंस की वजह से आ रही है ना, सिर्फ बॉटम से क्या मतलब है। ऑप्शन का तो बकवास है। ऑप्शन बी देखो, नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन एयर बाय एयर ऑन वेसल, ये पी नॉट पाई आर स्क्वायर है, नीचे कितना है पी नॉट 4 पाई, ये बैलेंस हो सकते हैं कभी खुद से। एयर का तो बैलेंस नहीं है ना, सबका मिला के बैलेंस है। एयर का कितना नेट ऊपर कितना पी नॉट 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये भी गलत हो गया। सारे इजी ऑप्शन ही है। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन इतना गलत लिखा हुआ है, खुद ही बोल दिया सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और बोला रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, ये भी गलत हो गया। अब अगर क्वेश्चन दिया है तो डी बिना चेक करके आंसर मार के आ सकते थे अगर तुम्हें टाइम नहीं था तो। डी ऑप्शन करेक्ट है। उसने बोला है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन बॉटम ऑफ कंटेनर इज मोर देन वेट ऑफ लिक्विड इन वेसल प्लस पी नॉट बाई आर स्क्वायर। अब देखो फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन बॉटम कितना है, ये है by liquid on bottom of container is more than weight of liquid plus P naught by R square। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थी एफबीडी पूरे कंटेनर की, अब मैं ऑप्शन डी के लिए सिर्फ किसकी एफबीडी बना रहा हूँ, लिक्विड की। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, लिक्विड पे क्या स्प्रिंग का फोर्स आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। अब लिक्विड की एफबीडी बना, एक तो आएगा mg, एक आएगा नीचे फोर्स, एक आएगा ऊपर फोर्स, ठीक है ना। और हमको निकालना है कि ये फोर्स जो हो कितना होगा, ठीक है, पी नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस एम जी से ज्यादा होगा। अब तुमको बताया कि अगर ये इसको बैलेंस कर रहा है तो बेसिकली इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा होगा, देखो एम जी और ये पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पी नॉट पाई आर स्क्वायर, तो एक्चुअल में कितना आ रहा है, ये पी नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस एम जी से ज्यादा आ रहा है। बस हमें इतना ही चेक करना है, एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं निकालनी, ज्यादा है तो सही है, तो ऑप्शन डी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है काफी डिफिकल्ट है एडवांस के हिसाब से, तो मैं बता नहीं रहा हूँ, खुद से ट्राई करना, ठीक है। हाँ, हो गया। इसके अंदर बोला है कि रेशियो ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई टू चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ये होता है n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, और ये कितना होता है q नॉट e की पावर माइनस टी बाई टाउ RC। ये रेशियो कितना है, कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है 100, ठीक है ना। अब देखो ये तो आ गया m नॉट अपॉन q नॉट, e की पावर में ये नीचे जाएगा ऊपर ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा 1 बाई RC माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक है क्या। अब देखो ये जीरो होना चाहिए ना, अगर ये फंक्शन t से इंडिपेंडेंट है तो लैम्डा RC कितना आ गया 1। अब लैम्डा आ जाएगा, इससे लैम्डा आ गया, सब कुछ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। 8 to 9 7 to 8 हो जाएगा। के अंदर इंडेक्स वेरी कर रही है x के साथ में म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 माइनस एक्स बाई आर। इनिशियली ऐसा प्रोजेक्ट हुआ है एयर से 1 इंडेक्स पे, ये एंगल 90 हो गया। किसी भी टाइम पे किसी भी x कोऑर्डिनेट पे मैं मान रहा हूँ एंगल कितना है i, ठीक है ना। अब देखो ये इस कर्व का टेंजेंट भी है और उसका स्लोप भी कितना होगा tan i, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इसके स्लोप के बराबर हो जाएगा ना उस पॉइंट पे टेंजेंट के। तो हम ये बोल सकते हैं कि tan i is equal to dy by dx of the function of the graph। अब तुमको ये भी पता है कि स्नेल्स लॉ लगेगा किसी भी दो पॉइंट के बीच में, क्योंकि अगर पैरेलल स्नेल्स बनी रहती हैं तो म्यू इनटू sin थीटा क्या होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर म्यू कितना इनिशियली 1 इनटू sin 90, किसी भी x पे म्यू कितना है म्यू नॉट 1 माइनस एक्स बाई आर इनटू sin i। अब tan i दिया हुआ है तुमको, अब देखो यहाँ से sin i से क्या निकालोगे tan i, इसको यहाँ पुट करना और क्या करोगे इंटीग्रेट, और ये कर्व y इक्वल टू 0 पे कितना है कांस्टेंट को तुम 0 कर दोगे, फंक्शन आ जाएगा। इस कर्व की क्या है तुम्हारे पास इक्वेशन, उसके बाद में कुछ नहीं करना है तुम्हें, x कोऑर्डिनेट निकालना एक है ना। अब तुमको यहाँ y पता तो उस कर्व में y पुट करना क्या आ जाएगा x, और उस x को इस म्यू में पुट करना क्या आ जाएगा इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है।
11th याद करो एक्सरे लैम्डा मिनिमम का एक्सप्रेशन क्या आता है HC/E/V ठीक है ना। उनको पता है HC कितना है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर्स। E वोल्टेज दिया हुआ है 31 किलोवोल्ट। इसको सिंपलीफाई करना क्या आ जाएगा लैम्डा मिनिमम। और दूसरा निकालना है तुम्हें लैम्डा के अल्फा। के अल्फा क्या होता है जब के से एल में जाता है तब, तो उसके लिए तुम्हें एनर्जी लेवल्स दे रखे हैं। तो डेल्टा ई क्या होता है HC/लैम्डा। ध्यान रखना लैम्डा मिनिमम किससे कोरस्पॉन्डिंग आता है कंटीन्यूअस। कौन से कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम के। और के अल्फा किसमें आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स के ठीक है ना। तो डेल्टा ई कितना इनका डिफरेंस देखो सिंपल सा आ रहा है 20 इज इक्वल टू HC/लैम्डा। HC की दोबारा से वैल्यू पुट करना लैम्डा निकालना माइनस कर देना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्लास दे रखी है और उसके बारे में सब कुछ दे रखा है। स्लैब है उसकी थिकनेस उसके इंडेक्स भी दे रखी है और जो हमारा मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे रखा है। हमें निकालना है कि सब कुछ होने के बाद में 2 रिफ्लेक्शन होंगे लेंस और स्लैब से, फिर रिफ्लेक्शन मिरर से, फिर 2 रिफ्लेक्शन। ये सब होने के बाद में फाइनल इमेज कहाँ बन रही है ऑब्जेक्ट में और सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। बस ये निकालना है कि जो मिरर है उसका स्लैब के नियर सरफेस से कितना डिस्टेंस है ठीक है ना। कुछ नहीं करना पहले निकालना फोकल लेंथ। इससे लेंस मेकर्स फॉर्मूला से बहुत जल्दी आ जाएगा। उसको यूज करना लेंस वाले फॉर्मूले में। U पता है F पता है क्या आ जाएगा V ठीक है ना। इस V से क्या आ जाएगा इमेज का लोकेशन। अब तुम क्या करना T × 1 - 1/μ बहुत इजीली ये भी निकल आता है। इतना इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा ये शिफ्ट। अब अगर ये फाइनली मिरर पे गिर रही है तुमको पता है तो उसका मतलब ये जो शिफ्ट होने के बाद जो इमेज है वो उससे क्या होनी चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और कुछ नहीं करना है उसको पुट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बिकॉज अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिख रही है तो उल्टी लौट जाएगी। जो चीज भी उसने करी है एग्जैक्टली दोबारा उल्टा उससे हो जाएगा ठीक है। बहुत इजी है अगर तुम पेशेंटली पढ़ते हो तो लेंथी दिख रहा है नहीं 12 ठीक है। 13 के अंदर इंडक्टर और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस हैं। इसको L1 बोल देता हूँ R1 L2 R2। इनिशियली 100 वोल्ट लगाया है A और B के बीच में। करंट कितना आ रहा है 5 एम्पीयर। उसका मतलब इस सर्किट की इंपेडेंस कितनी है 20। 100/5 कितनी आ रही है 20। और होती क्या है RL की कितना होता है ओमेगा L1 स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। यही होती है ना इंपेडेंस। इसका अंडर रूट ना कितना आएगा Z कितना होता है XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। और XL कितना होता है ओमेगा L ठीक है ना। L दिया कट जाएगा ओमेगा कोई इशू नहीं होता ठीक है ना। उससे भी कर सकते ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बस लिख रहा हूँ मैं। इसकी वैल्यू की तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी ओमेगा ठीक है ना। और तुमको ये भी दिया हुआ है कि फेस कितना है 37 तो tan 37 याद करो फेस क्या होता है XL माइनस XC/R। XL कितना है ओमेगा L XC कितना है 0 तो ओमेगा L1/R1। अब ओमेगा L1 डायरेक्टली रिप्लेस तो हो गया है क्या परेशानी है इसमें। ओमेगा L1 की वैल्यू कितनी आ गई tan 37 3/4 इनटू R1 रिप्लेस करना क्या आ जाएगा R1 को यहाँ पुट करना क्या आ जाएगा ओमेगा L1। सेम कहानी किस में लगाओगे B और C के बीच में क्या आ जाएगा R2 और ओमेगा L2। तुम्हें फाइनली क्या निकालना है ओमेगा स्क्वायर L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर और R1 स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा L1 प्लस सीरीज में है ना ये लोग A और C के बीच में। अब तुमको वैल्यूज पता है सिंपलीफाई करना पुट करना सॉल्व कर देना कैलकुलेशन से।
14 के अंदर वही है, क्या बताना है इसके अंदर, तो भी बोल देता हूँ। और जो BS बोल रहा हूँ मैं, मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड है, और इसने ये बोला है कि स्मॉल एंगल का आर मतलब मैं क्या मान सकता हूँ, इसी के अलॉन्ग आ रही है। अगर थीटा हो तो वो भी सिखाया मैंने कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे थीटा दिया नहीं है, स्मॉल बोल दिया है, तो ऐसे मानेंगे। वही वाला चीज है कि पहले आएगा सोर्स स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर क्या है मूविंग, तो देखो पहले F1 आएगा, F0 जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है इनटू ऊपर क्या आता है ऑब्जर्वर या सोर्स, ऑब्जर्वर आता है ना, कितनी है वेलोसिटी ऑब्जर्वर की, v मूव कर रहा है ना, और दूर जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी कम, तो माइनस, और नीचे कुछ भी नहीं आएगा, इसको वेलोसिटी ऑफ साउंड बोल रहा हूँ। अब देखो ये जो है दोबारा से सोर्स बन जाएगा और रिफ्लेक्ट करेगा, तो F2 क्या आएगी, F2 के लिए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी F1 इंटू V साउंड ऊपर नीचे आएगा। अब देखो जब ये कर रहा है तो सोर्स मूविंग है, ऑब्जर्वर क्या है स्टेशनरी, तो नीचे आएगा। अब सोर्स क्या जा रहा है दूर, तो नीचे क्या आएगा प्लस, F1 की वैल्यू पुट कर देना, F0 V साउंड माइनस V अपॉन V साउंड, ये कट जाएगा, और तुमको निकालना है F0 माइनस F2, सॉल्व करना, वैल्यूज पुट करना, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए 15 के अंदर हिंज किया हुआ है, मास m u, इसका मास m u, इसका भी मास दे रखा है m1, लेंथ मान लेते हैं m1, टकरा रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, टॉर्क देखते हैं, इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, हिंज का ग्रेविटी यहीं से पास करेगी रॉड की, 0 हो गया टॉर्क, ग्रेविटी भी एक्चुअल में यहीं से पास कर रही है इन दोनों की इंसिस्टेंट पे, और नहीं भी पास कर रही होती वो कैसा इंपल्स है नॉन, ठीक है ना, इंपल्सिव टॉर्क नहीं दे रहा ना ग्रेविटी, तो इसका मतलब कोलिजन में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कंजर्व, इस एक्सिस के अलावा। इनिशियली कितना है m1 u l/2, mu l/2 * 2, ठीक है ना, डायरेक्शन क्या आएगी अंदर, और फाइनली कितना हो गया वो उसका पार्ट हो गया ना, चिपक गया तो बॉडी का, तो ये क्या आएगा m1 l1/3 प्लस m इंटू l1/2 का स्क्वायर इंटू 2, ये लिख रहा हूं मैं सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, रॉड का प्लस दो पार्टिकल्स का, क्योंकि चिपक गए ना, रिजिड बॉडी बन गई, तो I इंटू ओमेगा। अब इस क्वेश्चन में गलती से यहीं पे आंसर आ जा रहा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था कई लोगों ने शायद यूज ना किया हो, और लकीली यही आंसर मैच कर गया होगा। आगे क्या करना है, उसने बोला है कि जब रॉड क्या हो जाए हॉरिजॉन्टल तब निकाला था ओमेगा, लेकिन जब रॉड हॉरिजॉन्टल होगी कोई वर्क ही नहीं होगा। देखो कैसे ये जो है हिंज का फोर्स वर्डन कितना कर रहा है 0, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, उसके अलावा ग्रेविटी है। अब देखो इनिशियली इस पूरे सेंटर ऑफ मास का सिस्टम का बीच में, और फाइनली भी कहां पर है बीचों, तो सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं किया तो ग्रेविटी का वर्डन कितना है 0, तो लकीली यहां पर वर्डन 0 आ गया, ओमेगा चेंज नहीं हुआ। अगर ओमेगा चेंज हो रहा होता आधे बच्चे लोग कम से कम गलत कर देते, ठीक है ना, ध्यान रखना, लकीली इसका ओमेगा चेंज नहीं होता, ठीक है। 16th में एक रेगुलर हेक्सागन है, सेम चार्ज रखा हुआ है, सेम मैग्नीट्यूड का। इसने बोला है कि सेंटर पे कितना चार्ज रखूं कि पूरा सिस्टम किसमें रहे, इक्विलिब्रियम के अंदर रहे। अब देखो यहाँ पर दो तरह के होंगे, एक तो है मिडिल वाला और एक है जो बाउंड्री पर है। ये वाला तो इन एनी केस नेट फोर्स कितना है इस पे 0 ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल, ठीक है ना, तो ये वाला तो एनी केस क्या होगा इन इक्विलिब्रियम। हमें निकालना है कोई भी एक, सिमेट्री है ना प्रोग्राम में, किसी एक पे नेट फोर्स 0 कर दो, बाकी में क्या हो जाएगा 0, तो मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ पे चार्ज क्या मान लेता हूँ Q1। अब देखो ये एंगल कितना होगा 60, अगर ये है तो सारे ये हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो फोर्सेस बना रहा हूँ मैं, एक आएगा Q1 का फोर्स कितना आएगा Q1 अपॉन A स्क्वायर, उसको मैं मान लो बोल देता हूँ F, ठीक है। अब दूसरा क्या आएगा देखो, इन Q की वजह से आएगा, ये एंगल 60 है, इसका आएगा कितना देखो Q
का cos 60 अपॉन a स्क्वायर। अब k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को मैंने क्या बोल दिया f है कि नहीं है, k q q1 को बोल दिया, ठीक है। इसको f1 बोल देता हूँ, ये कितना आएगा f2 cos 60 इंटू 2, ठीक है। इसका cos कंपोनेंट ये 60 आएगा और ये भी कितना आएगा 60, cos 60 ऐड कर दिया। अब आएंगे ये वाला, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा f1/4 सॉरी f2/4, ठीक है ना। अगर ये डिस्टेंस अगर k q q1 को k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को मैं f2 बोल रहा हूँ तो उसका 1/4 आ जाएगा, डिस्टेंस 2 आ रहा है। अब ये वाले फोर्सेस बच गए, बस q वाले वो निकालना है तुम्हें। उसके लिए देखो कैसे करोगे, सिंपल सा ज्योमेट्री निकाल लेना है। ऐसे 120 है तो ये 60, ये 30 हो जाएगा, ये भी 30, ठीक है ना। a b c ये ट्रायंगल में ले रहा हूँ a b c। अब देखो ये a है ये भी a है तो b से निकल जाएगा a cos 30 प्लस a cos 30 कितना आ गया 2a cos 30, मतलब कि a√3। मैं इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ, तुम खुद से निकाल लेना। सिंपली कितना आएगा ये a√3 और ये एंगल कितना आ रहा है 30। तो इसका कितना फोर्स आएगा k q स्क्वायर अपॉन √3a का स्क्वायर cos 30 इंटू 2, इन सब का सम कितना हो जाना चाहिए 0। बेसिकली वो ज्योमेट्री है, तुम ट्राई करोगे हो जाएगा, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं। 17 पहले सारे डेटा वगैरह हम यूज करते हैं, कैसे उसको अप्रोच करना है। 17 ही एक क्वेश्चन है पेपर में, ठीक है थोड़ा। लैम्डा दे रखा है, रेडियस दे रखी है आउटर, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, डायपोल मोमेंट दे रखा है और एक्सिस से डिस्टेंस भी दे रखा है सेंटर से, ठीक है। और हमें निकालना है कितना फोर्स डायपोल पे लग रहा होगा, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो फोर्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए ना, डायपोल के वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो निकालने की कोशिश करते हैं। ये स्पाइरल है, जब भी स्पाइरल वाले प्रॉब्लम आते हैं ना जनरली यही ज्योमेट्री और यही इंटीग्रेशन फॉलो होता है। इस चैप्टर में हो इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिज्म, देख लो एक बार इसको कैसे करते हैं। तुम आर पे जाके एक dr थिकनेस का एलिमेंट ले लो और इस dr थिकनेस में मान लो कितने टर्न्स आ गए हैं dn। आर पे जाके dr थिकनेस का एलिमेंट लिया और उसमें मान लिए dn टर्न्स आ गए। अब तुमको पता है कि पूरे r रेडियस में कितने टर्न्स खत्म हो गए n, तो यूनिट रेडियस में कितना होंगे n/r और हमारे पास में कितना रेडियस है dr, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे n/r इनटू dr। तो हमारे पास में dn की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है ना। इस थिकनेस में इतने चक्कर होंगे, इतने टर्न्स होंगे। पहला काम तो ये हो गया। अब इसमें टोटल कितना चार्ज होगा वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक टर्न की लेंथ कितनी होगी 2πr और इतनी लेंथ के कितने टर्न्स है dn, तो टोटल लेंथ कितनी आ गई 2πr इंटू dn। सेम रेडियस में तुमने कितने चक्कर मारे हुए dn, तो लेंथ कितनी घूमेगी 2πr एक चक्कर की इंटू नंबर ऑफ चक्कर कितने हैं dn की वैल्यू पुट कर दो और इसको अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा dq ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। तो ये आ जाएगा अगर पुट करते हैं लैम्डा इंटू 2πr इंटू n/r, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में dq। अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं dq अपॉन 2πr dr इक्वल टू r लैम्डा n/r। dq क्या है, चार्ज, 2πr dr क्या है, एरिया ऑफ द एलिमेंट, चार्ज ऑन द एलिमेंट अपॉन एरिया ऑफ द एलिमेंट। तो अगर मैं, क्योंकि ये बहुत क्लोजली कैप्ड है, तो अगर मैं इसको एक डिस्क की तरह इमेजिन करना चाहूँ तो ये क्या है चार्ज पर यूनिट एरिया। किसी एलिमेंटल चार्ज अपॉन एलिमेंटल एरिया क्या होता है सिग्मा,
और देखो वो किसके बराबर है, लैम्डा एन आर, ये सब क्या वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब इसको मैं एक डिस्क मान सकता हूँ, उनका सिग्मा कितना है, लैम्डा एन बाई आर। अब डिस्क के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो उसको हम यूज करते हैं, सिग्मा बाई 2 ई नॉट इंटू 1 माइनस कितना होता है, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब सिग्मा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, लैम्डा एन बाई 2 आर एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सिस्टम की वजह से एक्सिस पे। पहले तो ये निकालना इंपॉर्टेंट था, यहाँ तक देखो। अब देखो फोर्स कैसे निकालेंगे एक डाइपोल पे, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सिस पे रखा हुआ है डाइपोल, ये मान लो सेंटर है तो, और ये हमारा डाइपोल है, और मान लो डाइपोल की लेंथ कितनी है, डी है, ठीक है ना, डाइपोल की लेंथ मैंने कितनी मान ली, डी। अब देखो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी है। अब तुमको पता है फोर्स क्या होगा, Q इंटू P, कहाँ पे, A पे, और माइनस Q इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, E प्लस P पे, ठीक है ना। अगर इसको तुम सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आ जाएगा, देखो Q सिर्फ अगर निकालना है मैग्नीट्यूड तो E A प्लस डी ए माइनस E, ठीक है ना। अगर इस फंक्शन को मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डायपोल मोमेंट के अंदर, तो कैसे कर सकता हूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, Q इंटू डी ए कर दो ना, तो मैं डी ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड कर दे रहा हूँ। ये याद करो, डिफरेंशियल हम लिखते हैं ना जब किसी भी फंक्शन का, ये ना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखा हुआ नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड करनी क्या है, डी बाई डी ए, है ना, डिफरेंशियल से। तो बेसिकली ये कितना आ गया, और क्यू डी ए कितना है, डाइपोल मोमेंट, तो बेसिकली हमारा क्या आ गया, P इंटू डी ई बाई डी, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया फोर्स का। ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, E दिया हुआ है, इसको एक रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, वैल्यू पुट करना, सब्स्टिट्यूट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एटीन के अंदर हमको जो है इसकी रीडिंग मिनिमम करनी है, मतलब इसके अंदर करंट क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। मान लो इस सर्किट से करंट जा रहा है I1 इधर, इस ब्रांच से जा रहा है I2 इधर, तो इससे कितना जाएगा I1 प्लस I2। एक बार इस लूप में लगा दो और एक बार इस लूप में लगा दो, सॉल्व करो और फाइनली I1 प्लस I2 निकालो एज ए फंक्शन ऑफ f, और उसको मिनिमाइज कर दो सिंपली, बस उतना ही करना। f की वैल्यू 1/2 ऐसा कुछ फिर आगे में मिनिमम पुट कर देना, ठीक है। ये तुम्हारा 18 हो गया। दीपक, तो मैंने प्रॉब्लम दिया था लास्ट टाइम कि एक स्टिक है वो फिसल रही है, इनिशियली ऐसी थी और फिसलते फिसलते किसी एंगल थीटा पे आ गई, फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं है, हमें निकालना है किस थीटा पे यहाँ से नंबर कितना हो जाएगा, 0। इसको हम दो मेथड से करेंगे, पहले मेथड 1 से ट्राई करते हैं। देखो भाई इस पॉइंट का कंस्ट्रेंट क्या है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा डाउनवर्ड। इस पॉइंट का कंस्ट्रेंट क्या है, इसकी कैसी होगी, हमेशा हॉरिजॉन्टल, है कि नहीं है। अगर तुम्हें एक रिजिड बॉडी पे दो पॉइंट की वेलोसिटी पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, ICOR। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन क्या आएगा, परपेंडिकुलर, याद करो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो बेसिकली ये पॉइंट क्या आ गया हमारा, ICOR, ये एक्सिस। अब देखो ICOR के अबाउट हमारा पूरा रिजिड बॉडी क्या करता है, प्योर रोटेशन। एक्चुअल में क्या कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके अबाउट क्या करता है, प्योर रोटेशन। अब आगे देखते हैं, तुम्हें वो थीटा निकालना है जहां पर नॉर्मल क्या हो जाए, 0। अब देखो जैसे जैसे ही नीचे आ रहा है, इसकी एफबीडी देखो, एक तो आ रहा है
नॉर्मल ग्राउंड से, एक आ रहा है ग्रेविटी, फ्रिक्शन तो कहीं पर भी नहीं है, और एक नॉर्मल यहाँ से N2, और कोई फोर्स नहीं है। अब देखो हॉरिजॉन्टल में सिर्फ कौन सा फोर्स है, N2, तो वो राइट में है, तो वो N2 बराबर क्या होगा, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x, और क्योंकि ये फोर्स इधर है तो एक्सेलरेशन इधर होगा, तो वेलोसिटी के x में क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की। हाँ, तो नॉर्मल जो है वो हमेशा इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, तो मतलब x में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी ना, क्योंकि एक्सेलरेशन है। लेकिन जब नॉर्मल जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, बिकॉज x में एक्सेलरेशन कितना, जीरो, क्योंकि फोर्स कितना, जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी अब बढ़ना बंद हो जाएगी, तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आएगा, इंक्रीज होता जा रहा है और मैक्सिमा आएगा ना, तो मतलब कि जिस थीटा पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी x डायरेक्शन में मैक्सिमम है वो निकालनी हमें, वो थीटा ही क्या होगा हमारा आंसर। तो हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x निकाल लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अब लोग कैसे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस कितना है निकाल सकते हो, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L sin थीटा बाई 2, ये पूरा लेंथ कितना है L sin थीटा, ये हाफ कितना होगा L sin थीटा बाई 2। अब देखो क्योंकि इसके अबाउट पूरा सिस्टम प्योर रोटेशन कर रहा है, तो इसका देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, जब भी निकालना है कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ICR से इसका ये डिस्टेंस इनटू ओमेगा क्या देगा, Vx। देखो ना V क्या होता है, ओमेगा इनटू r परपेंडिकुलर, तो ओमेगा तो कुछ होगा मान लो इस मोमेंट पे, और इसका r परपेंडिकुलर कितना x के लिए L sin थीटा बाई 2। अगर हमें निकालना होता Vy, तो ये डिस्टेंस क्या होता r परपेंडिकुलर, वो कितना L cos थीटा बाई 2। फिलहाल हमें Vx निकालना है, तो वो कितना होगा ओमेगा इंटू L sin थीटा बाई 2, लेकिन हमें ओमेगा नहीं पता, ओमेगा किससे निकल के आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से। अब देखो नॉर्मली कोई वर्क नहीं किया है यहाँ पर भी कोई वर्क नहीं किया है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट पॉइंट का हमेशा क्या है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, देखो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था ना, जब लंबी थी L बाई 2 पे, और अब कितने पर आ गया L बाई 2 sin थीटा पर, है कि नहीं है। वर्टिकल में अब कितना डिस्टेंस है इसका L बाई 2 sin थीटा, तो कितना हाइट नीचे आया L बाई 2 माइनस L बाई 2 sin थीटा, तो ग्रेविटी ने वर्णन किया होगा mg into L बाई 2 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ICOR के अबाउट काइनेटिक एनर्जी सिंपली क्या होती है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और कुछ नहीं आता ना, तो हाफ। अब देखो इसके अबाउट I क्या होगा, लगा लेते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके अबाउट कितना होता है याद करो, ml स्क्वायर बाई 3 या 12, ml स्क्वायर बाई 12, और यहां से यहां पर डिस्टेंस कितना है, ये अगर ये है, ये लेंथ है L, तो इसका हाफ कितना होगा L बाई 2, ये भी कितना होगा L बाई 2, बेसिकली हाफ I कितना आ गया ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इनटू L बाई 2 का स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सिंपलीफाई करना, ओमेगा निकाल के यहाँ पुट करना, इस फंक्शन से ओमेगा निकालना, यहाँ पुट करना, Vx किसका फंक्शन हो जाएगा, सिर्फ थीटा का, और इस थीटा में Vx क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, उसकी कंडीशन क्या होगी, dVx बाई d थीटा इक्वल टू 0। या तो ऐसे कर लो, या फिर तुम मैथ्स यूज कर सकते हो, जो फंक्शन बनेगा उसको तुम जो है अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे डायरेक्टली तुम मिनिमा निकाल सकते हो। तो उसके लिए मिनिमा के लिए sin थीटा आता है 2/3, एक बार चेक कर लेना, ये है तुम्हारा मेथड 1। नंबर 2, एंगल थीटा होगा किसी इंस्टेंट पे, दोबारा से वही वर्क एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि मुझे निकालना है ओमेगा, वही वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू हाफ
ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m l बाय 2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो v आई स्क्वायर क्या अमाउंट है, इससे ओमेगा निकालते हो तो आता है वो 3g/l अंडर रूट 1 माइनस m। अब इसके बाद में ये मेथड थोड़ा डिफरेंट है। किस तरीके से देखो, तुमको पता है इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन x में ax मान लिया, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होता है? एक तो होता है ओमेगा स्क्वायर r और एक होता है r अल्फा। एक तो आएगा ये वाला, इस पॉइंट का निकाल रहा हूं, तो कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर r क्या होता है? उस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, वो कितना l/2, और डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड सेंटर ऑफ मास। दूसरा आता है अल्फा। अब देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम टॉर्क बराबर आई अल्फा निकालेंगे। मैं मान रहा हूँ अल्फा इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये कितना आएगा? l/2 इंटू अल्फा, टॉर्क इक्वल टू r इंटू अल्फा। ठीक, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ? ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। अभी देखो अल्फा निकालना है, अल्फा के लिए टॉर्क यूज कर रहा हूँ मैं, और वो दोबारा से मैं टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट ले सकता हूँ, ध्यान रखना। तो मैं ले रहा हूँ ICOR के अबाउट, ठीक है। अब ICOR के अबाउट अच्छी बात क्या है कि नॉर्मल्स का टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। नॉर्मल यही से पास कर रही है, ये भी यही से पास कर रही है, सिर्फ इसका आएगा ग्रेविटी का ये डिस्टेंस कितना है? l/2 cos थीटा ना, परपेंडिकुलर। तो टॉर्क कितना आएगा? mg l/2 cos थीटा इक्वल टू वही i दोबारा से वही हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m l/2 का स्क्वायर, टॉर्क इक्वल टू i अल्फा। तो इससे अल्फा निकल आएगा, इसको यहाँ पुट कर दोगे, ये फंक्शन भी पता है, ये भी पता है, ठीक है ना। अब तुमको ये पता है कि जो ये पॉइंट है ये तो नीचे मूव कर रहा है, बस सिर्फ x में मूव नहीं कर रहा, तो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन x में हमेशा कितना होना चाहिए? 0। इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन x में हमेशा कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि x को भी मूवमेंट नहीं ना, काइनेमेटिक्स। अब देखो कैसे अल्फा निकल जाएगा इससे। मैं उस पॉइंट को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका एक्सेलरेशन एक आ रहा है ओमेगा स्क्वायर l/2, और इसके परपेंडिकुलर ये आ रहा है l/2 अल्फा। इनका x कंपोनेंट क्या होना चाहिए? बैलेंस। लेकिन ये एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में है? सेंटर ऑफ मास के, तो इसमें x में और किसका ऐड करना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास का। लेकिन जिस इंस्टेंट पे नॉर्मल 0 हो गया उसमें ax कितना हो गया? 0। तो लकीली उसको हमें ऐड नहीं करना, बाकी सारे पॉइंट्स पे थीटा की सारी वैल्यूज पे ax ऐड होगा, यहाँ पे ऐड नहीं होगा। कितना हो गया? 0। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा? थीटा, ये भी थीटा। तो हमारा अगर x में एक्सेलरेशन 0 होना है ना, तो इक्वेशन क्या आएगी? ओमेगा स्क्वायर l/2 cos थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए? l अल्फा बाय 2 sin थीटा। ओमेगा निकाल लिया हमने पहले वाली इक्वेशन से, है ना, और अल्फा हमने निकाल लिया दूसरी वाली इक्वेशन से। इससे डायरेक्टली थीटा आ जाएगा बिना किसी डिफरेंशिएशन के, वो भी आता है 2/3। निकालना कन्फर्म।